धन्यवाद शक्ति सिन्हा जी, स्वप्नदा, अनिर्माण जी व उपस्थित सभी मातृशक्ति व भाइयों। सर्वप्रथम तो मैं दोनों संस्थाओं को बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं कि डॉक्टर मुखर्जी के जन्मदिन के अवसर पर आप जैसे सब सुधी लोगों के बीच में इस कार्यक्रम को रखा है। शुरुआत करने में, ये बोलने में मुझे कोई कठिनाई नहीं है कि डॉक्टर मुखर्जी एकेडमिया में यदि एक इग्नोर्ड पर्सन के रूप में एकेडमिया ने लिया तो ये कोई शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो उनके साथ जैसा एक न्याय होना चाहिए था वैसा न्याय इस हिंदुस्तान में हुआ नहीं। उनके बारे में चर्चा शक्ति सिन्हा जी ने किया, अनिर्माण गांगुली जी ने किया और अभी बहुत थोड़ा विस्तार से स्वतंत्रता ने भी किया। भारतीय जनता पार्टी के दायित्व में आने से पहले संघ के दायित्व में भी डॉक्टर मुखर्जी के बारे में सुनने का अवसर मिलता था। बीजेपी के दायित्व में आने के बाद चूंकि वो बीजेपी जनसंघ के संस्थापक थे तो उनको थोड़ा गहराई से पढ़ने का भी अवसर मिला। तो मुझे लगता है कि जितना उनको पढ़ते हैं उतना ही ध्यान में आता है कि बहुत गहरे व्यक्ति थे। उनके बारे में बहुत कुछ समझा जा सकता है, बहुत कुछ लिखा जा सकता है, बहुत कुछ बोला जा सकता है और इसकी आवश्यकता भी है। आपको शायद ये जानकारी है या नहीं मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी फाउंडेशन ने एक प्रयत्न प्रारंभ किया है और उनके संपूर्ण जीवन चरित्र को कितने वॉल्यूम होंगे मैं नहीं कह सकता, लेकिन उस पर एक अच्छी टीम इन्होंने बनाई है और अध्ययन करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पूरे जीवन चरित्र को एक अपने ढंग से उसको लिखने का प्रयास कर रहे हैं और आप सबकी शुभकामनाएं रहेंगी तो जल्दी वो प्रकाशित भी होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। अनिर्माण गांगुली जी स्वयं भी उसमें लगे हुए हैं और भी इनकी एक बहुत अच्छी टीम लगी हुई है यहाँ से लेकर बंगाल तक। जब डॉक्टर मुखर्जी के बारे में बोलना है तो मैं उनको श्रद्धांजलि देते समय तत्कालीन लोकसभा के स्पीकर ने जो कहा उनका एक वाक्यांश आपके समक्ष पढ़ता हूं। तत्कालीन लोकसभा के अध्यक्ष श्री जीवी मावलंकर ने कहा, वे हमारे महान देशभक्तों में से एक थे और राष्ट्र के लिए उनकी सेवाएं भी उतनी ही महान थी। जिस स्थिति में उनका निधन हुआ वह स्थिति बड़ी ही दुखदायी है, परंतु शायद यही ईश्वर की इच्छा थी। इसमें कोई क्या कर सकता था। उनकी योग्यता, उनकी निष्पक्षता, अपने कार्यभार को कौशल्यपूर्ण निभाने की दक्षता, उनकी वाक्पटुता और सबसे अधिक उनकी देशभक्ति एवं अपने देशवासियों के प्रति उनके लगाव ने उन्हें हमारे सम्मान का एक विशेष पात्र बना दिया है। ये तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष मावलंकर जी की श्रद्धांजलि थी, क्योंकि वो लोकसभा के सदस्य थे उस समय। अब एक इस श्रद्धांजलि वाक्य से डॉक्टर मुखर्जी के व्यक्तित्व को संपूर्ण मात्रा में नहीं लेकिन कुछ मात्रा में समझा जा सकता है। समय समय पर उन्होंने जो कुछ बातें बोली, एक जगह थोड़ा किसी बात से नाराज होकर के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बोल दिया, जनसंघ की स्थापना हो चुकी थी उस समय, आई विल क्रश जनसंघ। डॉक्टर मुखर्जी को बहुत सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ी कि पंडित नेहरू का कद क्या है। डॉक्टर मुखर्जी ने उसी समय तत्काल बोला, आई विल क्रश योर क्रशिंग मेंटलिटी। क्रशिंग मेंटलिटी,
उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं कांग्रेस को क्रश कर दूंगा या आपको क्रश कर दूंगा, ये नहीं कर दूंगा। उन्होंने कहा ये मेंटलिटी ठीक नहीं है क्रश करने की, मैं इस मेंटलिटी को ही क्रश कर दूंगा। केवल जनसंघ के 3 सदस्य थे। आज 3 सदस्यों वाली कोई पार्टी हो, 2 सदस्यों वाली कोई पार्टी हो, लोकसभा राज्यसभा में कितना उनका पार्टिसिपेशन रहता है आप सब समझते हैं। तो एक ये देखिए, ये तभी संभव हो सकता है जब अंदर से आदमी का चरित्र बहुत प्रबल हो, बहुत पारदर्शी हो, जिसका एक आत्मविश्वास बहुत दृढ़ हो। तभी कोई व्यक्ति इस ढंग की शब्दावली का प्रयोग कर सकता है। तो ऐसे कई तरह के विषय उनके साथ ये लगातार जोड़े जा सकते हैं। उनके जीवन के बारे में कई बातें आई हैं, कई बातें आप सबने पढ़ी होंगी। एक बहुत सरल ढंग से कहना हो तो वो एक सरल हृदय लेकिन आत्मविश्वास से भरपूर, तथ्य और तर्क के धनी, पारदर्शी व्यक्तित्व, और जिस काम को हाथ में लेना उस काम को लॉजिकल एंड तक पहुंचाना, ये उनकी विशेषताएं थी। ये राष्ट्रवाद या बाकी चीजें केवल दिखाने के लिए नहीं, उनके हर विषय में था नेशन फर्स्ट, राष्ट्र के लिए जो आवश्यक है वो करना। आज जब हम गठबंधन की राजनीति की कभी कभी चर्चा करते हैं तो मुझे लगता है कि 1942-43 का शायद रहा होगा जब बंगाल में सरकार बनी और मुस्लिम लीग का प्रभाव बढ़ रहा था। उस मुस्लिम लीग के प्रभाव को हटाने के लिए उन्हें इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई कि फजलुल हक की जो कृषक समाज पार्टी थी उसके साथ गठबंधन करना और सरकार में सम्मिलित होना, वित्त मंत्री बनना। लेकिन जब ये लगा कि बंगाल में जिस ढंग से सारी घटनाएं हो रही है तो इस सरकार में रहने का कोई औचित्य नहीं है, तो बंगाल के हित में, बंगाल के बहुसंख्यक समाज के हित में, हिंदू समाज के हित में उनको मंत्रिमंडल से बाहर आने में कोई कठिनाई नहीं हुई। आज राजनीति में कई बार किसी एक पद पर पहुंच जाए कोई व्यक्ति और उससे कहा जाए भाई आप हटो, तो शायद हो सकता है कुछ लोगों को तकलीफ हो, कुछ लोगों को नहीं भी होगी, लेकिन उनको कभी नहीं हुई। उन्होंने बंगाल और राष्ट्र हित में बंगाल के मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। जब महात्मा गांधी जी की प्रेरणा से, महात्मा गांधी जी के निर्देश से एक तरह से आज़ादी के पश्चात यदि कहा जाए कि वह एक राष्ट्रीय सरकार जैसी बनी जिसमें डॉक्टर मुखर्जी भी मंत्री थे, डॉक्टर अंबेडकर जी भी मंत्री थे, जो कांग्रेस में नहीं थे लेकिन मंत्री थे। और गांधी जी ने ये कहकर ही कहा कि भाई देखो, आज़ादी के आंदोलन में कांग्रेस एक राजनीतिक दल ना होकर के आज़ादी के आंदोलन का एक मंच था, उसमें बहुत लोग जुड़े, और इसीलिए शायद गांधी जी ने उस समय कहा था कि अब इस मंच को ख़त्म कर देना चाहिए, जो इसका काम पूरा हो गया, नहीं तो जो राजनीतिक दल बनेगा उसको अकारण इस मंच का लाभ मिलेगा। लेकिन कांग्रेस को शायद लाभ लेना था, ऐसा मन में रहा होगा, उन्होंने उस मंच को समाप्त नहीं किया। लेकिन तो भी गांधी जी ने कहा कि भाई जो भी इस आंदोलन में साथ रहे उनमें से कुछ लोगों को मंत्रिमंडल में रखना चाहिए। थोड़ा चर्चा में भी आया नेहरू लियाकत जो समझौता हुआ, उस नेहरू लियाकत समझौते में डॉक्टर मुखर्जी को लगा कि भाई ये तो शायद अनहोनी हो रही है और मैं मंत्रिमंडल में रहूँगा तो मैं शायद न्याय नहीं कर पाऊँगा। तो फिर उन्होंने त्यागपत्र दिया देश के हित में, बहुसंख्यक समाज के हित में। और उस समय उन्होंने जो बोला है, लियाकत नेहरू पैक्ट को वो हिंदुओं के साथ छलावा मानते थे, और इसी बात पर 8 अप्रैल 1950 को उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। उनका स्पष्ट मानना था कि अल्पसंख्यक सुरक्षा के नाम पर हो रहा यह समझौता पूर्वी बंगाल यानी जो पाकिस्तान बन चुका था, पाकिस्तान के अल्पसंख्यक हिंदुओं के हित में नहीं है। अल्पसंख्यकों के नाम पर हो रहा समझौता किसी एक देश के अल्पसंख्यकों के हित में नहीं है, इसलिए इसको अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक मत चिल्लाओ।
नेहरू जी ने कहा कि नहीं भाई ये तो हुआ है समझौता। उन्होंने कहा फिर मैं ऐसे मंत्रिमंडल में नहीं रह सकता। और उसी समय उनको लगा कि आजादी के एक मंच को लेकर कांग्रेस चली है, कांग्रेस नाम को लेकर चली है, लेकिन अब सत्ता में आने के पश्चात एक अलग दिशा इनकी चल पड़ी है। और अलग दिशा चल पड़ी है तो हमको कोई ना कोई एक विकल्प खोजना पड़ेगा, और वो विकल्प ऐसा होना चाहिए जिसमें जस्टिस फॉर ऑल एंड अपीजमेंट ऑफ नन ये हो, सभी के लिए न्याय हो। किसी के साथ भेदभाव की आवश्यकता नहीं है, लेकिन किसी का अपीजमेंट भी ना हो। जब वो कहते हैं किसी का अपीजमेंट ना हो तो उसमें अर्थ किसी का, इसको अंडरलाइन करके पढ़े। जब अपीजमेंट की बात आती है तो एक मन में एक दिशा चल पड़ती है, उसमें जाति आते हैं, वर्ग आते हैं, प्रांत आते हैं, भाषा आती है, बाकी सभी बातें आती है। अपीजमेंट ऑफ नन। तो डॉक्टर मुखर्जी ने जो उस समय कहा वो जनसंघ से लेकर आज भाजपा तक भी वो मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में काम कर रहा है। आज भी हम अपनी मीटिंग्स में, अपने प्रशिक्षण वर्ग में अपने कार्यकर्ता को प्रशिक्षण देते समय इसकी चर्चा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की नीति है जस्टिस फॉर ऑल एंड अपीजमेंट ऑफ नन। मुझे लगता है कि शायद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक अभी नारा दिया प्रधानमंत्री बनने के पश्चात, आप सबको नारा बहुत अच्छी तरह से याद है, सबका साथ सबका विकास। अब शब्दावली अलग अलग हो सकती है, लेकिन ये जो सिद्धांतभूत तत्व है अपीजमेंट ऑफ नन, जस्टिस फॉर ऑल, इसी में से शायद ये नारा विकसित हुआ होगा, सबका साथ सबका विकास। तो उन्होंने सिद्धांतों के लिए, उन्होंने राष्ट्रीय हित के लिए बंगाल का मंत्रिमंडल पद भी छोड़ा, केंद्र का मंत्रिमंडल पद भी छोड़ा। और यदि मैं ये कहूँ तो शायद ये भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि राष्ट्र हित के लिए अपने जीवन को भी उन्होंने त्याग कर दिया। केवल मंत्रिमंडल का त्याग नहीं किया, उन्होंने अपने जीवन को भी त्याग कर दिया। तो जो कुछ उन्होंने किया वो राष्ट्र हित में विचार करके किया। एक कई प्रसंग में ऐसा आता है कि जब ये बंगाल के विभाजन और सबकी बात चल रही थी, मुस्लिम लीग का बहुत प्रयास था, सोहरावर्दी साहब उनका एक प्रयास था कि बंगाल एक रहे, और उन्होंने एक फॉर्मूला भी दिया कि भाई क्यों झंझट करते हो, 16 मुस्लिम और 14 हिंदू ऐसा मिलाकर के बना देते हैं कमेटी, ये पूरे बंगाल को चलाएगी। मुझे लगता है कि डॉक्टर मुखर्जी बहुत दूरदर्शी भी थे, और केवल दूरदर्शी नहीं थे, सामने वाले के अंदर मन में क्या चल रहा है शायद इसकी भी पहचान उनको अच्छी थी। वो जानते थे कि छलावा है, ये करते हुए एक यूनाइट बंगाल की बात करना और पूरे बंगाल को भारत से अलग कर देना। और उस समय नेहरू जी ने कहा कि भाई डॉक्टर मुखर्जी, मानो देश के विभाजन की बात चलती है कि देश का विभाजन क्या है, तो आप भी देश के विभाजन के जिम्मेदार हैं। डॉक्टर मुखर्जी को बहुत इसके लिए तकलीफ हुई, और उन्होंने कहा यू हैव डिवाइड इंडिया, आई हैव डिवाइड पाकिस्तान। आपने इंडिया को डिवाइड किया है, मैंने पाकिस्तान को डिवाइड किया है, मैंने इंडिया को डिवाइड नहीं किया। क्योंकि यदि मैं इसको डिवाइड नहीं करता, बंगाल को, इसकी बात नहीं करता और इसके लिए बंगाल के लोगों को तैयार नहीं करता, तो पूरा की पूरा बंगाल पाकिस्तान बन गया होता। इसलिए मैंने कोई उसको विभाजित नहीं किया, जो पूरा पाकिस्तान बन रहा था तो उसमें से एक हिस्सा मैंने भारत में रखवा लिया आपसे। तो यदि कहा जाएगा तो ये कहा जाएगा कि आई हैव डिवाइडेड पाकिस्तान, नॉट इंडिया। और मेरे ख्याल से शायद लोकसभा में बोला है उन्होंने। तो ये उसमें तो कैसा उनका दृष्टिकोण था, कैसी एक स्पष्टता थी। और इस स्पष्टता का ही परिणाम है कि जनसंघ प्रारंभ से ही एक उसको दिशा मिल गई कि भाई जनसंघ की एक दिशा है, एक राष्ट्रवादी दल के रूप में खड़े अपने को करना, राष्ट्र की एकता अखंडता पर कोई भी समस्या आती है, कोई भी चोट आती है तो बाकी कोई भी बोले अच्छी बात है, कोई बोलता है नहीं बोलता, लेकिन जनसंघ को इसकी अगुवाई करना। और इसी आप देखेंगे कि जनसंघ के जन्मकाल से लेकर के
और 1975 जब तक जनता पार्टी में जनसंघ विलय हुआ, जितने आंदोलन है वो सब आंदोलन किसी न किसी राष्ट्र की अस्मिता पर आए संकट, राष्ट्र की एकता अखंडता पर पड़ने वाली चोट, इसके विरुद्ध ही किए गए। वो चाहे फिर कश्मीर का आंदोलन हो, चाहे बेरूबाड़ी का हो, चाहे शिमला समझौते के विरुद्ध हो, चाहे कच्छ का विषय हो, चाहे और ये सारे विषय हो, चाहे गोवा मुक्ति का विषय हो, चाहे दमन दादर इसकी मुक्ति का विषय हो। हाँ 3 बीघा वो बाद में भी चला 3 बीघा। तो मैं उस समय 75 तक की अभी तो बात कर रहा हूँ, केवल जब जनसंघ जनता पार्टी में विलय हुआ। क्योंकि उन्होंने राजनीतिक दल केवल बनाया, ऐसा नहीं है कि राजनीतिक दल को चुनाव लड़ना है, ये लड़ना है, ये लड़ना है, तो भाई चलो एक राजनीतिक दल बन गया। कांग्रेस में हमारी पटरी नहीं बैठी तो एक दूसरा राजनीतिक दल बना दे। आजकल तो आप देखते हैं अधिकांश दल ऐसे ही बन रहे हैं, या तो किसी एक आंदोलन में से कोई दल उभर आता है, या फिर कहीं नाराजी हुई किसी नेता से तो उभर आता है। मैं किसी दल पर टिप्पणी करने का मेरा उद्देश्य भी नहीं है, और संगठन मंत्री के नाते मैं इस दलदल में पड़ता भी नहीं हूँ ज़्यादा कि किसी दल पर बहुत टिप्पणी करे। लेकिन अब मानो आप देखेंगे कांग्रेस आई, कांग्रेस एस, कांग्रेस ये 4-5 टुकड़े हुए, सब कांग्रेस ही है, तृणमूल भी कांग्रेस ही है। हाँ, तो अब ये उसमें से कहीं ना कहीं व्यक्तिगत इच्छा आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं, संगठन में पटरी नहीं बैठी, इसलिए ऐसा हो गया। डॉक्टर मुखर्जी का एक सबसे बड़ा योगदान जनसंघ के लिए और शायद राजनीतिक क्षेत्र के लिए है कि जनसंघ की नींव उन्होंने इस विचार पर डाली कि जनसंघ में ऐसा तो नहीं है कि विवाद नहीं आए होंगे कभी। राजनीतिक दल है, इच्छा आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं रहती है, अलग अलग अवसरों पर अलग अलग मत भी होते। तो जनसंघ की स्थापना उन्होंने की तो एक ऐसी नींव डाली मजबूत। आज हम ये सौभाग्यशाली हैं कि जनसंघ से जनता पार्टी बनी, जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी बनी, लेकिन उसमें कोई बीजेपी के आगे कोष्टक में ABCD नहीं लगा। तो जब नींव मजबूत होती है तो भवन भी वैसे ही मजबूत बनता है। और केवल उन्होंने नींव मजबूत नहीं रखी, मुझे लगता है कि बहुत कम समय में 51 में जनसंघ की स्थापना हुई, 53 में वो चले गए। 1-2 साल भी पूरे सही मायने में नहीं मिले। तो 51 अक्टूबर में जनसंघ की स्थापना हुई और 53 जून में वो चले गए। तो 2 साल से भी कम समय में उन्होंने केवल नींव ही नहीं डाली, एक व्यवस्था कर दी थी कि इसका भवन कैसा बनेगा, उसका इंटीरियर डेकोरेशन कैसी होगी और उसका रंग रोगन कैसा होगा, आदि आदि। तो डॉक्टर मुखर्जी के योगदान को जब हम विचार करते हैं तो राष्ट्र के संदर्भ में भी योगदान है, राजनीतिक संदर्भ में भी योगदान है, जनसंघ और बीजेपी की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण योगदान है। आज कभी कभी गठबंधन वगैरह की चर्चा होती है, अलग अलग गठबंधन बने हैं। आज जब डॉक्टर मुखर्जी को हम स्मरण कर रहे हैं तो जम्मू कश्मीर का भी स्मरण होता है हमको, उसकी चर्चा भी हुई जम्मू कश्मीर की। आज जम्मू कश्मीर में भी एक गठबंधन की सरकार है, तो कभी कभी बहुत सारे प्रश्न हमसे भी पूछे जाते हैं, ये सरकार क्यों है, क्या है। लेकिन ये गठबंधन किससे होना नहीं होना ये तात्कालिक परिस्थितियों पर है, लेकिन गठबंधन की नींव डॉक्टर मुखर्जी ने 42-43 में ही डाल दी थी। उस गठबंधन का नाम ही श्यामा हक गठबंधन पड़ा, फजलुल हक के साथ गठबंधन में। और 3 सदस्यों की पार्टी होने के बाद उस समय उन्होंने NDF नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट बनाया, जिसके 32 लोकसभा सदस्य थे। और उसमें कांग्रेस के अलावा सभी थे, समाजवादी, ये वो आदि आदि जितनी बाकी विचारधाराएं थी सभी थी। उनके बाद राजनीति में विचारधारा के अनुसार चलना, ये हर दल को चलना ही चाहिए, हर दल की अपनी विचारधारा होना ही चाहिए, हर दल का अपना एजेंडा होना ही चाहिए। लेकिन राजनीति में छुआछूत इसकी भी आवश्यकता है, ना समाज में छुआछूत की आवश्यकता है, ना राजनीति में छुआछूत की आवश्यकता है। मैं थोड़ा सा आज बोलना था, तो क्योंकि मैं तो भाई फील्ड वर्कर हूँ, तो आप सबके बीच में बोलना है तो आपको ऐसा ना लगे कि खाली फील्ड की बात बोल रहे हैं। तो मैंने थोड़ा उसको अध्ययन किया, तो मैंने देखा विदेश नीति के समय वो इस बात की बात करते हैं। मैं आज इसको इसलिए रेखांकित कर रहा हूँ, 5-10 मिनट है ना, नहीं समय में देख रहा था तो मैं रेखांकित इसलिए कर रहा हूँ कि आज
यानी इजराइल में 70 साल में कोई प्रधानमंत्री गया देश, भारतवर्ष का 70 वर्ष में पहला प्रधानमंत्री इजराइल गया। इजराइल आबादी की दृष्टि से छोटा देश होगा, भौगोलिक दृष्टि से छोटा देश होगा, लेकिन आज मैं एक पेपर में पढ़ रहा था कि वायुसेना की दृष्टि से वो हिंदुस्तान पूरी दुनिया का चौथे नंबर का देश है। टेक्नोलॉजी के हिसाब से दुनिया के पहले शायद 2-3-4 देशों में वो है। मेरी तो बहुत विदेश यात्राएं नहीं हुई, लेकिन संयोग से मेरी भी पहली विदेश यात्रा इजराइल ही हुई। जब माननीय नितिन गडकरी जी अध्यक्ष थे, वो गए थे, तो उन्होंने कहा भाई संगठन मंत्री को भी देखना चाहिए हिंदुस्तान के बाहर की दुनिया में क्या है, तो आप साथ चलिए। मैंने कहा आप कह रहे हैं, अध्यक्ष कह रहे हैं, तो वही मैं चलता हूँ। तो 6 दिन का उनका दौरा था इजराइल का, तो हुई, तो मैंने अनुभव किया है एक अलग तरह से उन्होंने पूरे देश को विकसित किया है, सुरक्षित किया है। इंटीरियर सिक्योरिटी, उसके बारे में मतलब एक समझने पढ़ने लायक विषय है, कृषि समझने पढ़ने लायक विषय है। लेकिन ये 70 साल में क्यों नहीं गए? तो भारत में ही राजनीति में छुआछूत नहीं है, वो विदेश नीति में भी छुआछूत कहीं ना कहीं बढ़ती गई। उसमें लोकल पॉलिटिकल एजेंडा ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए। नेशनल इंटरेस्ट की जगह इसका राजनीतिक लाभ या हानि होगा, यह शायद गुणाभाग किया गया। क्या तो ये गुणाभाग किया गया, इसलिए शायद इजराइल जाने की आवश्यकता नहीं समझी। अभी भी जब वो इजराइल गए तो कहीं फिलिस्तीन का विषय उठता है, कहीं कोई विषय उठता है, कहीं कोई विषय उठता है, तो वो आज ही उठाना क्या? ठीक है, किसी का मत अलग अलग हो सकता है, उठाए, इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं है। आजकल तो टीवी में जो डिबेट होती है, आप में से भी कई लोग डिबेट में जाते हैं, तो डिबेट में क्या क्या मुद्दे उठते हैं, कैसे कैसे उठते हैं, तो बहन जानती है हमारी अच्छी तरह से, और भी कई लोग आप जानते हैं। तो कितने ही तरह के विषय आते हैं, देश सुनता भी है, घंटों चलती है डिबेट। ठीक है, उसमें से जिसको जो एसेंस निकालना वो निकालता है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं भाई, राजनीति में छुआछूत की जरूरत नहीं है, एक कॉमन मिनिमम एजेंडा हम बना के चलेंगे। शायद उसी का परिणाम था कि 67 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के समय भी सम्मिश्र सरकारें बनी 4 राज्यों में, संयुक्त विधायक दल ऐसे सरकार बनी। और आपको आश्चर्य होगा ये जानकर के उसमें कम्युनिस्ट भी सम्मिलित थे। मैं आज जम्मू कश्मीर पीडीपी पर उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा, उस पर कई लोगों की टिप्पणी अलग अलग तरह से हो सकती है उसकी, लेकिन गठबंधन की राजनीति की शुरुआत ये डॉक्टर मुखर्जी ने की, दीनदयाल जी ने भी किया। आवश्यकता पड़ी तो नेशनल इंटरेस्ट में जो अपने विरोधी विचार के दल है उनको भी कहा भाई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर आप साथ आओ, देश के इंटरेस्ट में हम भी चल रहे हैं, आप भी चलो। बाकी अलग अलग विचार है, अलग अलग विचार आप भी व्यक्त करो, हम भी विचार करेंगे। आज जब एनडीए फर्स्ट बना या एनडीए सेकंड बना या जनता पार्टी बनी, तब भी ये प्रश्न उठे। तो हमारे जनसंघ के लोगों ने कहा कि भाई अपने यहाँ तो हमने सीखा है डॉक्टर मुखर्जी और दीनदयाल जी से, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड एंड सेल्फ लास्ट। तो इसलिए पार्टी, यदि लोकतंत्र की रक्षा के लिए पार्टी को विलीन करना है तो कर देना चाहिए। उस समय की लीडरशिप ने निर्णय किया पार्टी सेकंड है, लोकतंत्र नहीं बचा तो पार्टी का भी क्या करेंगे। लोकतंत्र की रक्षा के लिए जनता पार्टी बनना आवश्यक है। तो आप कल्पना करिए, पार्टी का नाम भी विलीन हो गया, पार्टी का चुनाव चिन्ह भी विलीन हो गया, लीडर भी और कोई बन गए। संभवतः चंद्रशेखर जी उस समय अध्यक्ष बने और बाद में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने, अटल जी अध्यक्ष थे जनसंघ के। और मुझे जहाँ तक ध्यान है, तो मैं भी उस समय इमरजेंसी में जेल में था 8 महीने, तो चुनाव जब संपन्न हो गए पूरे, मेरी तो जेल से तब छूट हुई, शायद 22 या 23 मार्च को, जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी ये घोषित कर दिया था, इमरजेंसी समाप्त की जाती है, तो जेलर ने आके कहा कि अब जाइए, अब आपको रख नहीं सकते हो। तब जनसंघ के सर्वाधिक एमपी थे किसी दल के रूप में, लेकिन तो भी उन्होंने कहा कि राष्ट्र हित में हमारे पास शायद उतने अनुभव की कमी है। मोरारजी भाई का एक अनुभव है, और जयप्रकाश जी ने कहा कि भाई मोरारजी को बनाना चाहिए, मोरारजी भाई को अनुभवी एक व्यक्ति बनेगा तो अच्छा है। नहीं चल पाया वो प्रयोग लंबा, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं इसलिए इन बातों को चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री होने के नाते मुझे लगा कि थोड़ा शायद आपके मन में ये भी सुनने की इच्छा होगी कि भाई डॉक्टर मुखर्जी ने जनसंघ बनाया, उसके बाद दीनदयाल जी जनसंघ के अध्यक्ष रहे,
तो आज भाजपा भी कुछ मुखर्जी को याद रखती है कि नहीं रखती है, उनके विचारों को याद रखती है कि नहीं रखती है, उनकी नीतियों को याद रखती है कि नहीं रखती है। तो मुझे लगा कि उसका प्रसंग जोड़ना चाहिए, इसलिए मैं उन बातों की थोड़ी आप सबसे चर्चा कर रहा हूँ। एक कंटिन्यूटी में हमारी पॉलिसी चली है। बीजेपी का भी जब संविधान बना तो उसमें जो पंचनिष्ठाएं हैं, उन पंचनिष्ठाओं में जो डॉक्टर मुखर्जी ने बोला, जो दीनदयाल जी ने बोला, वही है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में 2-3 बातें प्रमुख रूप से कही जाती हैं कि भाई ये सबका साथ सबका विकास, गरीब कल्याण। दीनदयाल जी ने अंत्योदय बोला, तो गरीब कल्याण पर हम चल रहे हैं, हमारी सब सरकारें चल रही हैं। तो मैं विषय वहाँ बोल रहा था कि विदेश नीति पर डॉक्टर मुखर्जी साहब ने क्या बोला। उस बीच में फ़ोन आ गया, इसलिए मेरा बीच में लंबा जुड़ गया आपके बीच में। तो विदेश नीति में उन्होंने बोला कि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से संबंध वगैरह सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन हर राष्ट्र का अपना हित है, उसको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। और इसके आधार पर सबसे समझौते करेंगे, 2 विपरीत देशों से भी समझौते करेंगे, लेकिन उसमें राष्ट्र हित विलीन ना हो, इसकी चिंता। मैं थोड़ा यहां एक शब्द बोलना चाहता हूं, राजनीतिक हित भले ही विलीन हो जाए, राष्ट्र हित विलीन ना हो, ये सोच के बनना चाहिए। आज जब डिफेंस इक्विपमेंट ये सब इसकी चर्चा होती है तो मुझे अच्छा, मेरे ध्यान में पहले नहीं था, डिफेंस पर भी डॉक्टर मुखर्जी ने बोला है कि हमें स्वदेशी उपकरण इसको विकसित करना चाहिए, स्वदेशी तकनीकी विकसित करना चाहिए, उसके कल कारखाने उद्योग लगाना चाहिए। डिफेंस पर भी बोला है, आर्थिक नीतियों पर भी बोला है। आर्थिक नीतियों पर उनके बाद फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने और ज्यादा बोला है। और देखिए, कभी कभी एक शक्ति सिन्हा जी, अरुण जी ने आप सबको बुलाया है, तो मुझे लगता है कि शायद आपका एक माइंडसेट हो सकता है, लेकिन इस बुद्धिजीवी वर्ग में अलग अलग माइंडसेट के सब लोग हैं। तो जब राष्ट्रवादी शब्द आता है तो उनको लगता है कि राष्ट्रवादी आदमी है तो ये तो धोती कुर्ते वाला होगा, ये तो तिलक टीके लगाने वाला होगा, ये तो ऐसा होगा। मैं धोती कुर्ता पहनता हूँ इसलिए नहीं कह रहा आपने को, लेकिन ये तो ऐसा होगा। इसकी कोई बाकी सोच है, आर्थिक वार्थिक विदेश कुछ इसके दिमाग में तो एक ही बैठता है, भारत माता की जय बस। तो एक संभ्रम बना हुआ। लेकिन जब डॉक्टर मुखर्जी को पढ़ते हैं तो देखते हैं कि उन्होंने पहली देश की उद्योग नीति थी उन्होंने, यानी बिलाई प्रांत। बाद में उसका उद्घाटन हुआ, मेरे ख्याल से 57-58 में शायद हुआ होगा, लेकिन उसकी नींव उन्होंने डाली। आज जब ये टेक्सटाइल, ये जीएसटी पर कुछ कपड़े वाले आजकल कुछ कर रहा है, ये कर रहा है, केंद्रीय सिल्क बोर्ड, ये 49 में उन्होंने नींव डाली इसकी। सेंट्रल कॉटेज एम्पोरियम ये दिल्ली में, इसकी नींव उन्होंने डाली। ये स्कीम फॉर एग्रीकल्चर एजुकेशन, ये उनकी देन है। आज इतना बड़ा पूसा इंस्टीट्यूट है। मैं पूसा का इसलिए याद कर रहा हूँ कि अनिर्बान गांगुली जी बीसी साहब से मिलने के लिए गए थे कि आएंगे तो अच्छा है आप, तो पूसा इंस्टीट्यूट में शायद रुके हुए थे, तो मैंने इनसे फ़ोन किया तो उनका आप मिलने के लिए आए, थोड़ी कठिनाई है इसलिए वो आ नहीं पा रहे। मैं चलो आते तो अच्छी बात थी भाई। तो ये सब नहीं उन्होंने डाली। सिंधी फर्टिलाइजर कारखाना, ये उनके उद्योग मंत्री रहते हुए इसकी चर्चा हुई। मेरे पास और भी लंबी सूची है, उस सूची को मैं पढ़ नहीं रहा, एक 4-5 बिंदुओं की मैंने आपसे चर्चा की। तो केवल राष्ट्रवादी नहीं, इस देश की उद्योग नीति क्या होगी। हम राजनीतिक दल हैं, यहाँ लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सरकार बनती है, बिगड़ती है, और लोकतंत्र में सरकार होती है, उसके ऊपर देश को दिशा देने का दायित्व रहता है। ठीक है, ये देश तो ऐसा रहा है कि जहाँ राजा के साथ साथ समाज और बाकी सब ने भी दिशा दी है, लेकिन तो भी लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में राजनीति का अपना महत्व है, चुने हुए प्रतिनिधियों का अपना महत्व है, सरकारों का अपना महत्व है। तो उद्योग नीति, रक्षा नीति, आर्थिक नीति, विदेश नीति, उन सबकी चर्चा उन 2 वर्षों में की है डॉक्टर मुखर्जी ने, और उस समय के कार्यकर्ताओं ने उसको बढ़ाया है। मैंने एक शब्द बोला बीच में कि एक कंटिन्यूटी है हमारे यहाँ, एक बीच में चीज़ें टूट नहीं गई, एक कंटिन्यूटी में चीज़ें चल रही है। डॉक्टर मुखर्जी, दीनदयाल जी, अटल जी, आडवाणी जी, जोशी जी,
बाद के फिर राष्ट्रीय अध्यक्षगण, आज के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सरकार प्रांतों में बनी, केंद्र में बनी, ठीक है। एक समय समय की परिस्थिति के अनुसार शब्दावली अलग अलग हो जाती होगी, भाव एक ही है उसमें। समय समय की परिस्थिति के अनुसार अब जब इसकी चर्चा जनता पार्टी थी तब शायद मोबाइल नहीं थे, अब आज है तो उस टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे करना है, चीज़ें जुड़ जाती होंगी। तो उसका अर्थ ये नहीं है कि डॉक्टर मुखर्जी ने तो मोबाइल पर चर्चा नहीं की थी। आज की बीजेपी आईटी की चर्चा कर रही है, आज के प्रधानमंत्री सोशल मीडिया की चर्चा कर रहे हैं। तो ये एक संवाद का तरीका है। तो डॉक्टर मुखर्जी ने एक जनसंघ के रूप में राजनीतिक क्षेत्र को एक ऐसी पार्टी दी, ऐसा संगठन दिया जो आज राजनीति के केंद्र में आया है और जिससे राजनीति को दिशा दी है। एकता अखंडता के लिए उन्होंने स्वयं बलिदान दिया, सारे एकता अखंडता के लिए हमने आंदोलन किए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमने अगुवाई की, देश की संस्कृति की रक्षा के लिए हमने अगुवाई की। अडवाणी जी की सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकली तो उसको केवल एक राम जन्मभूमि और उसका विषय उतना मानना मुझे लगता है कि शायद पर्याप्त नहीं होगा। वो एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के बारे में जागृति करने वाली यात्रा थी, वो एक संस्कृति की रक्षा का एक उपक्रम था। राष्ट्रीय स्वाभिमान के बारे में यदि आवश्यकता थी तो डॉक्टर जोशी ने तिरंगा यात्रा निकाली लाल चौक पर। कभी कभी हमारे कांग्रेस के मित्र कहते हैं कि आप तो सैफर्न वाले हो, भगवा वाले हो, तिरंगे से आपका क्या संबंध है। लेकिन तिरंगा लेकर के डॉक्टर जोशी गए लाल चौक में, कोई कांग्रेस का आदमी नहीं गया, विद्यार्थी परिषद के लोग गए। पोखरण विस्फोट हुआ, पोखरण 2 हुआ, तो कुछ लोगों ने कहा नहीं भाई आप पोखरण 2 की इतनी चर्चा करें, पोखरण 1 भी हुआ। हमने पोखरण 1 भी हुआ, लेकिन जब आप पोखरण 2 के साथ पोखरण 1 की चर्चा कर रहे हैं तो आपको यह भी चर्चा करनी पड़ेगी 1964 में जनसंघ के अधिवेशन में भारत को अणु संपन्न देश होना चाहिए, इसके लिए प्रस्ताव पास हुआ। तो आप कहते हैं कि आपने इंदिरा जी से प्रेरणा ली, पोखरण 1 किया उन्होंने, आपने पोखरण 2 किया, तो फिर हमें कहना पड़ेगा कि आपने जनसंघ के प्रस्ताव से प्रेरणा ली। पीछे जाएंगे तो कई बातें आएंगी। तो कैसा एक विकास हुआ है, कैसे एक पार्टी आगे बढ़ी है, उसमें डॉक्टर मुखर्जी कम समय रहे लेकिन उनका एक योगदान कैसा रहा, उसकी मैंने थोड़ा सा आप सबसे इन बातों की चर्चा की है। डॉक्टर मुखर्जी की उपलब्धियों के बारे में कह सकते हैं तो एक तो महत्वपूर्ण सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि भाई बंगाल को उन्होंने भारत में सुरक्षित रख लिया। उन पर आरोप प्रत्यारोप लगे भी होंगे लेकिन उन्होंने बंगाल को सुरक्षित रख लिया। कश्मीर के बारे में चर्चा हुई तो मैं और उसकी विस्तृत चर्चा नहीं कर रहा। आज कश्मीर में एकता के स्वर कुछ गूंजते हैं, कुछ भारत माता की जय गूंजती है और ये कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, तो उसके इतिहास में डॉक्टर मुखर्जी को नहीं बुलाया जा सकता, उनके बलिदान को नहीं बुलाया जा सकता। और 4 कारण हो सकते हैं उसके। गठबंधन की राजनीति, उसकी एक चर्चा की, उद्योग नीति, कृषि नीति की एक चर्चा की, एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल के रूप में एक उनका एक जनसंघ का उद्भव हुआ और आज वो बढ़कर के एक केंद्रीय पार्टी के रूप में बना है, राष्ट्र को एक दिशा देने की कोशिश कर रहा है। डॉक्टर मुखर्जी के नेतृत्व में जो राजनीतिक यात्रा चली, यदि उसके बारे में कहा जाए कि वो चाहे जनसंघ के रूप में रही, चाहे जनता पार्टी के रूप में रही, चाहे आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में, उसने हमेशा भारत की राजनीति में एजेंडा सेट करने का काम किया है। और वो जो एजेंडा सेट हुआ है, अन्य दलों को उस पर एक सोचना ही पड़ा है, चलना ही पड़ा है। तो आज जब हम डॉक्टर मुखर्जी के जन्मदिन के अवसर पर यहाँ इस गोष्ठी में सब सुधीजन बैठे हैं, तो मैंने कहा कि मेरा तो फील्ड का ही अनुभव ज़्यादा है, इन सब विषयों पर बहुत गहरा अध्ययन करके बोलना ये स्वतंत्रता जैसे लोगों का एक अधिकार भी है। मैं उसका उतना अपने को अधिकार संपन्न नहीं मानता, लेकिन मुझे लगा कि कुछ व्यवहारिक विषय, कुछ ये सब विषय आप सबके सामने आना चाहिए, तो मैंने कुछ विषय आप सबके समक्ष रखने का प्रयास किया है। और यही कहा जा सकता है कि डॉक्टर मुखर्जी यदि इतनी कम उम्र में नहीं जाते
तो शायद देश की राजनीति के तो एक महत्वपूर्ण नक्षत्र बनते ही देश की राजनीति को भी शायद एक बहुत बड़ी दिशा मिल जाती है। और आज जो एक पूरे देश भर में एक राष्ट्रवादी धारा चली है, हो सकता है शायद 25-30 वर्ष पहले ही ये शायद स्थिति निर्माण हो जाती। तो हम डॉक्टर मुखर्जी को उनके व्यक्तित्व के संदर्भ में स्मरण करें, उनकी जो एक आत्मविश्वासपूर्ण विचार है, एक बोल्डनेस है, उसके रूप में भी स्मरण करें। और मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि नेशन फर्स्ट, इस रूप में हम स्मरण करें। और जो भी अध्ययनशील लोग हैं उनसे मैं ज़रूर ये आग्रह करूँगा आज के अवसर पर डॉक्टर मुखर्जी के बारे में थोड़ा गहराई से और अध्ययन करके जो भी वॉल्यूम्स तैयार हो रहे हैं उसमें आपका महत्वपूर्ण योगदान हो सके तो ज़रूर करना चाहिए। अनिर्माण जी से भी आग्रह करूंगा कि आपकी अच्छी टीम बनी है, मैं भी एक बार उस टीम के साथ बैठा हूं, लेकिन उसको और व्यापक किया जा सकता है। जो लोग भी योगदान देने वाले हैं उनसे ज़रूर लीजिए। डॉक्टर मुखर्जी ने कहा है कि राजनीति में छुआछूत नहीं बरतना चाहिए, तो आप कोई और बरते अलग बरते हैं, आप बुद्धिजीवियों में छुआछूत मत करिए बाकी कोई करता है नहीं करता वो अलग विषय है। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर मुखर्जी को हम इन संदर्भों में स्मरण करते हुए एक मन में यदि आज के अवसर पर हम सबके मन का संकल्प शायद होगा ही, और संकल्प को मजबूती के साथ यदि धारण करते हैं कि नहीं नेशन फर्स्ट, इसके लिए जिएंगे, तो मुझे लगता है कि डॉक्टर मुखर्जी के लिए यही शायद सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इसी एक शब्द में, क्योंकि विषय था उनका रेलेवेंस, मुझे लगता है इस एक शब्द में ही उनके विचार का रेलेवेंस है। मैं फिर आग्रह करूंगा, नेशन फर्स्ट, इसको स्मरण रखिए। धन्यवाद। धन्यवाद आमना जी, आप कहे क्या फील्ड के आदमी हैं, बड़े व्यापक तौर पर आपने पूरा